अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाजरीन इकराम, आपको बताते हैं कि अवामी मामलात को लेकर के, मुलाजमीन के मसाइल को लेकर के हमारी यही कोशिश है कि हम मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के ज़रिए आप लोगों के मसाइल जो हैं उनको न सिर्फ आला हुक्काम तक पहुँचाएँ, बल्कि इन मसाइल के लिए जो मुलाजमीन हैं उनके दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक पुल की तरह काम करके इसको सुलझा के आम आदमी को राहत पहुंचाने की कोशिश करें। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है जम्मू कश्मीर। जब हम फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट की बात करते हैं, फ़िशरीज़ आपको पता है एक बहुत ही वास्ट महकमा है और एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर उभर रहा है। इनके एम्प्लॉइज़ के जो प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, और साथ साथ जब हम ईजैक की बात करते हैं, एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन जो कमेटी हमारी है, फॉर्म है, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है J&K के लिए मिस्टर अतर मुजफ्फर ऋषि, उनको आज हमने स्टूडियो में यहाँ पे बुलाया ताकि आपकी बात हो सके, आपके मसाइल जो हैं वो आला हुकाम तक पहुँचाए जा सकें, और साथ साथ ये भी कोशिश की जाए कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको लेकर के आए रोज़ इन्हें सड़कों पे आना पड़ता है। और कोविड-19 के बीच में कई एक जगह पर सरकार के ये इल्ज़ामात होते हैं कि मुलाजमीन को जमा किया जा रहा है, और जमा इस गर्ज से किया जा रहा है कि कोविड-19 के SOPs का ख्याल नहीं रहता। लेकिन वहीं जब मसाइल की बात करते हैं और मसाइल इतने उलझे हुए हैं, चाहे वो हम जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, मैं हमेशा ही इस बात को बार बार जिक्र करता हूं, SRO 520 के बाद यहाँ पर एक बड़ा कजिया खड़ा हुआ। जो हमारे कैजुअल लेबर्स हैं, तकरीबन 17,000 के लगभग ऐसे लोग हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसी को पता नहीं हमारा मुस्तकबिल कहाँ होगा। अब चूंकि एक ये जो ईजैक का फोरम है, इसमें इस सब को शामिल कर लिया गया है। अब इसमें कोई कैजुअल के लिए कोई अलग सी जगह नहीं रखी है। परसों भी ये सेक्रेटरीट के सामने आए। अतर साहब, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अतर साहब, कुल मिलाकर के हमारे नाजरीन को बताइए कि आए रोज़ आपका फोरम जो है, खासकर जब हम ईजैक की बात करते हैं तो आप लोग सड़कों पे आते हैं, आप लोग एहतिजाज करते हैं, आप लोग कई एक मामलात लेकर के सरकार के सामने आते हैं, जबकि लोगों का ये मानना है कि मुलाजमीन ने अपनी कई मंजिलें तय कर ली, लेकिन जो मुलाजमीन बनने वाले थे बनते बनते रह गए। मामले क्या हैं? देखिए जी, इसमें मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि जो पीछे का जो दौर चला वो आप सबको मालूम है जी। पीछे कौन कौन लीडर जो थे ईजैक को चला रहे थे, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी को चला रहे थे, तो अब हमें वहाँ पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन आज की अगर मैं ईजैक एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की बात करूँगा, जिसकी सरबराही अभी मोहतरम फयाज शबनम साहब कर रहे हैं जी, तो चूँकि ईजैक एक एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, आप देख लीजिए, एक अमलगम है जी। इसमें बहुत सारे जो यूनिट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो यूनिट्स हैं, वो एक साथ में काम करते हैं। तो हमारे जो हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक यूनिट में अपने अपने मसले हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रही कि जो अपने यूनिट हेड्स के जो मसले हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट्स के मसले हैं, हमारी कोशिश यही रही कि हम उनको एक साइड रख के, पहले जो बर्निंग इशू यहाँ का बन गया है, जैसे 61,000 आपने जिक्र किया आरजी मुलाजिमों का, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो अहम तरीन हिस्सा था उनका वो बिल्कुल वो ख़त्म हो गया उनका। बिल्कुल जी, उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट में काम करते हुए वो अंजाम दिया। बल्कि मैं पहले से कहता आया हूँ कि उनकी ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा, जिस ज़िंदगी के अहम तरीन हिस्से में वो लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते थे या वो लोग कुछ अपने बच्चों के लिए कर सकते थे, वो अहम तरीन पीरियड भी जो उनका है वो उन्होंने हर एक महकमे में काम करते हुए अंजाम दिया। और ऐसा नहीं है, देख लीजिए आप, ये जो भी डिपार्टमेंट हो, जिस डिपार्टमेंट में आरजी मुलाजिम है, हर एक आरजी मुलाजिम बिल्कुल शाना बशाना एक परमानेंट मुलाजिम के साथ काम करता आया है। लेकिन बदकिस्मती से ये पिछले जो सरकारें आई है, ये सियासत का भी शिकार हुई है। इनको पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने ज़ाती मफादात के लिए भी इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके एवज़ में इनके लिए उन्होंने कोई जामिया रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो मुरतब नहीं करवाई। मुझे चूँकि ऋषि साहब, चूँकि अब आपने खुद ही शुरुआत उन्हीं 61,000 से ज़ायद मुलाजमीन की जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर हैं, मुझे बताइए कि जो ये मुलाजमीन हैं, कहने को तो इन्हें मुलाजिम कहा जाता है, घर से भी ये सुबह मुलाजिम की हैसियत से निकलते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता जब हम नामसाइद हालात की बात करते हैं, पिछले 30 साल की, खासकर अगर टर्माइल की बात करते हैं, तो इसमें चाहे बिजली महकमे से वाबस्ता मुलाजमीन हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो लोग काम करते हैं, या PHE के अंदर, आप देखिए किन सख्त तरीन हालात में जो हमारा सरमा होता है, इंतहाई टफेस्ट विंटर हम कह सकते हैं, एग्रीकल्चर है या बाकी महकमे, ऐसे हज़ारों महकमे हैं जिनके अंदर ये बच्चे काम करते हैं। अब ये बच्चे
भी नहीं रहे, इनके बच्चों के बच्चे हो गए और ये मुलाजिम नहीं हो पाए। सीनियरिटी के लिए SRO 520 को तरतीब दिया गया, उसमें बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे होगा, इस प्रकार से इस मुलाजिम का जो है इसको रूटीन में एक तो परमानेंट किया जाएगा। लेकिन साथ में जो सबसे अहम बात उसमें कही गई थी वो ये थी कि इनको फिलहाल एक फिक्स्ड पे स्केल में लाया जाएगा, जिसके लिए इनकी बाज़ाब्ता तौर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो गई, वो फाइनेंस को भी गई, वो सभी महकमों को गई। तो क्या वजह है? ठीक है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। बीजेपी PDP की सरकार थी, SRO भी इन्हीं के दौर में बना। बीजेपी के दौर में ही 35A भी टूटा, 35A भी गया, गवर्नर आया, रियासत खत्म हो गई, गवर्नर वापस गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना, तीसरा ये कह सकते हैं कि गवर्नर इसको गवर्नर रूल कर रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उनकी आवाज़ बन के सही मानों में कहीं पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है कि वो मरते हैं तो कोई कंपनसेशन नहीं, उनका कोई बीमार होता है तो उनका इलाज नहीं होता, उनके बच्चों को स्कूलों से धकेल दिया जाता है बाहर तो उनकी बात कोई नहीं करता। अगर इनको कहीं पर लगाया गया है या ऑनलाइन किया गया है, जिनको आप 61,000 या 66,000 की शक्ल में गिनते हैं, तो जब गिनने में ये गिनती में आते हैं तो जब तनख्वाहों की बारी आती है तो इनकी गिनती कहाँ चली जाती है? बिल्कुल, देखिए जी, इसमें आपने एक अच्छा पॉइंट कहा, जैसे SRO 520 था जी, उस टाइम पे देख लीजिए, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग थे जो ताली बजाने वाले लोग थे। हालांकि SRO 520 वो तो कुछ था ही नहीं, मुलाजिम के हित में था ही नहीं, उसमें मुलाजिम का कोई भी फ़ायदा नहीं था। लेकिन हमने जब जो एम्प्लॉयज़ राइट एक्शन कमेटी जो है, जिसकी सदारत मोहतरम फयाज शबनम साहब कर रहे हैं, हमारी जो कोशिश रही है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 महीनों से हमारी ये कोशिश रही कि हम इनके ये जो आरजी मुलाजमीन हैं, इनके जो मसले हैं, इनको सरकार तक ले जाएंगे। तो रिसेंटली हमारी एक डेवलपमेंट हुई। उस डेवलपमेंट में हमने एक तो पहले प्रेस क्लब में इनके स्पेशली वो हमने इन आरजी मुलाजमों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उसके बाद हमने सेक्रेटरीट में धरना दे दिया। हालांकि हमें 5 ही लीडर्स को वहाँ पुलिस ने क्या कहते हैं इजाज़त दे दी प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन हमने वो उनके लिए प्रोटेस्ट दर्ज करवाया। उसका क्या नतीजा निकला? फिर अगले ही हफ्ते हमें सरकार ने बुलाया, हमारी क़यादत एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत फयाज अहमद शबनम साहब की क़यादत में कमिश्नर मेहता साहब से मिली, और कमिश्नर मेहता साहब ने हमें एश्योर किया कि मैं सरकार के साथ ये बात उठाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा ये जो 61,000 आरजी मुलाजमीन हैं इनको परमिट करने की। तो हमारी ज़्यादा हमने ज़्यादा स्ट्रेस इस बात पे उनको किया कमिश्नर साहब से कि हमने उनके बोला, एक तो इनकी रेगुलराइजेशन की बात है, सबसे जो बड़ा अहम मुद्दा है। बिल्कुल। उसके बाद इनका जो मिनिमम वेज एक्ट है उसको लागू किया जाए कम से कम। जी। तो उसके बाद इनके जो पेंडिंग वेजेस है, आप देख लीजिए, आप एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन को छोड़ के जरा मैं अपने महकमे की बात करता हूँ। जी, मेरे महकमे में आप फिशरीज महकमे की बात? जी सर, मैं फिशरीज महकमे की बात करता हूँ अभी ईजैक को छोड़ के। फिशरीज महकमे में, मेरे महकमे में जो आरजी मुलाजमीन हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर की सूरत में है, चाहे वो नीड बेस की सूरत में है, चाहे वो लैंड डोनर्स की सूरत में है, तो आप मुझे बताइए, देखिए कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर मेरे मुलाजिम ने कहीं पे लैंड डोनेट की है इसलिए कि वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज कोई फार्म बनाएगा, कोई हैचरी बनाएगी, तो उसने कौन सा गुनाह किया है? ठीक, सही। उसने पेपर्स ज़मीन के दे दिए हैं, उसका खुद की ज़मीन है, तो वो भी दरबदर फिर रहे हैं, उनके लिए भी कोई पॉलिसी नहीं। तो उसके साथ साथ जो हमारी जैसे, लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ तक मैंने अपने फिशरीज डिपार्टमेंट की बात छेड़ी, ये जब बजट का जो बजट जब सेक्रेटरीट में बजट डिस्कशन होता है, तो मुझे लगता है सेक्रेटरीट में जो बजट डिस्कशन में इनके लिए प्रॉब्लम होती है। अच्छा। क्योंकि आप देख लीजिए, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बताता चलो, जो हम मेरे महकमे में जो आरजी मुलाजमीन हैं, इनका जो ईयरली बनता है, आई थिंक 2 करोड़ 78 लाख ऐसा कुछ बनता है। 2 करोड़ 78 लाख तो इनकी जो बजट है वो बनती है। और इनका अभी जो लाइबिलिटी है 19-20 की जो लाइबिलिटी है वो मेरे ख्याल से 2 करोड़ 41 लाख अभी भी है। बिल्कुल। अब ये लोग इनको 50 लाख देंगे, तो आप मुझे बताइए इस महंगाई के दौर में 1700 रुपये में क्या करेगा एक मुलाजिम? सही बात है। नहीं, अब 17 की बात भी कहीं पर जाकर के बात टिकती है, लेकिन एक बड़ी बदकिस्मती देखने को मिली है कि अक्सर ये बताया जाता है कि फलां हेड से हमने इनको फिलहाल सैलरी दी। जब हम हेड की तरफ देखते हैं, वो हेड किसी और काम का होता था।
अब चूंकि जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क़यादत संभाली है तो उन्होंने कहा कि हम इनसे थोड़ा स्ट्रीमलाइन करेंगे और जिसका जो फंड जिस तरीके से जाता है वो उसी तरीके से जाए। लेकिन क्या वाकई तौर पे जो आज का कैजुअल लेबर है उसे मंथली जो एक मैक्सिमम या मिनिमम हम वेज के एक्ट की बात करते हैं तो क्या उसको उसके हिसाब से जो उसकी डेली की 650 से प्लस है कुछ आप किया हुआ है, तो अगर वो मिला करके देखते हैं तो इनको हाथ में 1000 रुपया थमा देते हैं। जब ये मुलाजिम अपने ऑफिसर के सामने एहतजाज करता है तो वो कहता है कि असल में मेरे पास जो मुलाजिम थे कैजुअल लेबर थे वो भाई सिर्फ 10 हैं लेकिन आप लोग 20 हैं, अब मैं आप लोगों को एडजस्ट कर रहा हूं। वो अपने घर के खाते से एडजस्ट कर रहा है, वो किस खाते से इसको एडजस्ट कर रहा है। अगर ये ऑनलाइन रजिस्टर हो गए हैं, अगर इनको सरकार ने किसी जगह एक्सेप्ट किया है या 10 लोग थे 20 लोग, चलो भाई सरकार ने या उस वक्त के मंत्रियों ने उस वक्त के अफसरान ने बस में ज़रूरत अपने महकमे के अंदर, क्योंकि उसको नीड बेस्ड भी नाम दिया गया, इसको कैजुअल लेबर भी नाम दिया गया, तो इसमें कई ये क्राइटेरियाज आ गए। तो लेकिन अगर इनके पास फंड्स नहीं थे तो इन्होंने एक घर के सरबराह को लाया, उसकी क्वालिफिकेशन को बराए ताक रखा, उसकी एज को बराए ताक रखा, उसके घर की मजबूरियों को बराए ताक रखा, दिन रात उससे मजदूरी करवाई। 6 घंटे मुलाजिम काम करता है, इनसे 18 घंटे भी काम लिया जाता है और बाद में आप 2000 रुपये उसके हाथ में थमा देते हैं। तो क्या जब आप लोग जाकर के किसी कमिश्नर के साथ बैठते हैं, आप आइंदा दिनों इंशाल्लाह जब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलेंगे या आपके चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे मिलेंगे, तो क्या आप लोगों को केस प्लीड नहीं करना आता या आगे बैठे अफसरान इस बात को समझ के नासमझी कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो अगर मैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन की बात करूंगा तो ये एक ऐसा अमलगम है जिसमें बहुत बड़े लीडर बैठे हैं जिनको काफ़ी तजुर्बा है, ट्रेड यूनियन का जिनको काफ़ी तजुर्बा रहा है, जो बड़े बड़े लीडरों के साथ चले भी हैं और खुद भी वो काफ़ी एक्सपीरियंसड है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम जो इनका केस है या कोई भी केस हो किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड हो हमें प्लेड नहीं करना आता है। लेकिन हम देखिए, हमारी कोशिश यही रहती है, ये जो आरजी मुलाजिम है ये सुबह घर से निकलता है, ये घर से निकलता है मुलाजिम होने की सूरत में, घर वालों को भी पता है नहीं जी ये किसी डिपार्टमेंट में है तो ये कल को परमानेंट हो जाएगा या बिल्कुल बड़ों के रिश्ते टूट गए। जी तो बहुत बड़े इसमें मसले हो गए। लेकिन देखिए, अगर हम आप देख लीजिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, आप देख लीजिए एज एन ट्रेड यूनियन लीडर या एज एन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, अगर आप पीछे नज़र डालेंगे, मैंने पहले भी अर्ज किया, हमने अपने जो डिपार्टमेंट्स के जेन्युइन मसले थे उनको साइड में रख के पहली हमारी जो प्रायोरिटी है इसी पे गई। लेकिन अब जहाँ तक आपने बात छेड़ी, मैं बिल्कुल 100% बात सही है। देखिए, मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करता, हो सकता किसी को बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं सच बात बोलने से कभी कतराता नहीं। आप देख लीजिए, मेरा जो महकमा है, अगर आप देख लेंगे जो जैसे आप हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे या हमारी जब कमिश्नर मेहता साहब से बात हुई तो कमिश्नर मेहता साहब ने उस टाइम ये बोला कि जिनके आर्डर्स होंगे हम पहली प्रायोरिटी में कोशिश करेंगे उनके जो मसला है वो हल करने की, चाहे वो रेगुलराइजेशन के हवाले से बात हो या चाहे फिर वो मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से बात हो या फिर पेंडिंग वेज के हवाले से बात हो। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप मेरे डिपार्टमेंट की बात लेंगे, इस डिपार्टमेंट में हम रिसेंटली डायरेक्टर साहब से मिले, हमारे काबिल डायरेक्टर साहब है, काफ़ी तजुर्बा है उनको, क्योंकि हमारा जो डायरेक्टर है वो डिपार्टमेंट से ही आता है, एक टेक्निकल होता है। तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें ये एश्योर किया कि अभी मैं फर्स्ट फेज़ में जो आपके 341 या ऐसे कुछ आरजी मुलाजमीन है जिनका बाज़ाब्ता से आर्डर है, मेरी पहली कोशिश ये रहेगी उनका मसला हल करना। यहाँ मैं आपको एक ज़रूर रोकूंगा, क्योंकि हमारे अक्सर नाज़रीन जो हैं योग के जो लेबर्स हैं, क्योंकि शायद वो मुझे कल को ये सवाल टेलीफोन की या फिर किसी दीगर कन्वर्सेशन के जरिए पूछने की कोशिश करें, आप आर्डर किसे कहते हैं? देखिए, इन्होंने डिफरेंट तरह के, देखिए मेरा आर्डर कहने का मतलब है, आप भी यही रहते हैं, मैं भी यही रहता हूँ, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। हालांकि इस प्लेटफॉर्म पे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि किसी को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे ऐसा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, यहाँ पे कोलिशन सरकारें चली, कितनी भी कोलिशन सरकारें चली, तो कोलिशन सरकारों की ये
मेरे ख्याल से उनकी मजबूरियाँ या उनकी कुछ अपनी ज़ाती इसमें परेशानियाँ होती रहती थी। वो हर एक जो HOD होता था डिपार्टमेंट का, तो उनके सामने वो जाके उनको जो है कहीं पे उनका कोई अपना रिश्तेदार होता था या कोई उनका करीबी होता था और वो कम पढ़ा लिखा होता था, तो वो रिक्वेस्ट करते थे जो HOD साहिबान थे या जो कमिश्नर साहिबान थे उनसे कि भाई इनको एडजस्ट करो। चलो उनके पास अगर वैकेंसी थी, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं अगर उनके पास वैकेंसी थी। आप हालांकि आप भी जानते हैं कि वो कौन से आर्डर लेके आरजी मुलाजिम बने हैं। अब यही लोग जानते हैं, अब ये लोग यही जानते हैं कि इनके जो सही आर्डर किसको कहते हैं। जैसे HOD साहब ने, हमारे HOD साहब ने कहा कि मैं पहली फर्स्ट फेज में देखूंगा जिनके आर्डर वगैरह होंगे। लेकिन मैं समझता एज एन EJAC लीडर मैं समझता हूँ इसमें जो बाकी भी लोग हैं उनके साथ ही नाइंसाफी होगी, क्योंकि उन्होंने भी शान बशाना उन्होंने भी उनके काम किया है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ अगर हम बिजली महकमे की हम बात करें, आपने देखा कि हमारे पास तकरीबन ऐसे 150 से ज़ायद लोग हैं जो बिजली तरसीली लाइनों को, ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत करते वक्त या दीगर चीज़ों को लेकर के कई एक जगह पर अपनी जान से हाथ धो बैठे। उनकी फैमिलीज़, एक तो ये कह सकते हैं कि उनकी बीवियां विधवा हो गई, उनके बच्चे यतीम हो गए, उनके वालिदैन का सहारा छिन गया, महकमा उनके लिए 0% काम नहीं कर सका। कई जगह पे, अब अगर हम अपने ग्रीन कश्मीर की बात करते हैं, जब हम कभी भी बात करते हैं पूरी दुनिया के अंदर कि अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीअस्त हमीअस्त, इन आबशारों, इन झरनों, इन झीलों, इन दरियाओं, इन बर्फपोश पहाड़ों की जब बात होती है तो ये जंगलात ना होते, ये नर्सरीज हमारी जो खिलखिला रही हैं इस वक्त, जो लहला रही हैं, अगर इसमें कैजुअल लेबर ना होते तो क्या आपको लगता है ईमानदारी से कि जो परमानेंट अमला था वो उतना काफ़ी था कि इतने बड़े जंगलात के रुकबे को संभाल पाता? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देख लीजिए जो भी डिपार्टमेंट्स, लाइन डिपार्टमेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो हर एक डिपार्टमेंट में शार्टेज स्टाफ की स्ट्रेंथ उतनी नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर पाते। तो अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, मेरे भी जो ये आरजी मुलाजमीन है, ये रात को भी ड्यूटियां देते हैं ट्रैवल बीट्स में, नालों में रात को भी, बिल्कुल सही बात है। देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तो परमानेंट मुलाजिमों के शाना बशाना काम करते हैं। हमारी गुजारिश रहेगी आपके चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार से कि खुदारा इनके लिए भी कोई जामिया रिक्रूटमेंट पॉलिसी कोई मुरतब करे, क्योंकि उन्होंने भी 25 साल 30 साल जो अपनी जिंदगी के हैं वो दे दिए। अब देखिए पिछली बार जो SRO 520 की बात आई तो उसमें कुछ ऑर्डर्स आ गए थे, उसमें ये लिखा था कि जो 2014-11 तक के लोग हैं उनको उसमें ले लिया जाएगा। उसके पहले वाले कुछ थे वो किसी खाते में नहीं थे। फिर कहा कि 2014 के एंड के बाद जो होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद जब फिर ऑनलाइन करने की बात आई तो उसमें क्या कुछ हुआ वो ना आपसे छुपा है ना मुझसे छुपा है। लेकिन जब किसी डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है, आप समझते नहीं हैं कि जब आप ऑडिट में अपनी दफ्तर के एक्सपेंडिचर्स की रिपोर्ट देते हैं तो उसमें आप ये लिखते हैं कि इस हेड से हमने इतना पैसा इतने मुलाजमिन को दिया और उनकी वेजेस की जो पर्ची है वो उसमें बाज़ाब्ता तौर पे जाती है, ड्यूली साइनड बाय द हायर अब जो होता है उस ऑफिस का, उसकी तरफ से चला जाता है। अगर हुकूमत के पास बजरिया ऑडिट AG ऑफिस ये सारी रिपोर्ट्स जा रही हैं तो क्या ये नहीं कह सकते कि अगर हम लेबर एक्ट की ही बात करें, नॉर्मल एक लेबर एक्ट की बात करते हैं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है, क्या ये 61,000 लोग सरकार को क्लेम नहीं कर सकते कि उनने उनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर दी और आज तक उनको उनका एहसास किया? बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि इनका हक बनता है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, लोगों ने काफ़ी काम किया है, शाना बशाना चले हैं, तो कई ऐसे लोग भी। अब इनको दूसरा मसला हो गया, देखिए आप देख लीजिए, क्योंकि इनके 20-25 साल ज़ाया हो चुके हैं, बिल्कुल सही है। तो आप देख लीजिए, ये मतलब मुझे एज एन J&K फिशरीज एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन प्रेसिडेंट या EJAC लीडर, मुझे भी बार बार फ़ोन आते हैं। हालांकि ये जो पैंडेमिक चला, इस लॉकडाउन में कई ऐसे आरजी मुलाजिम थे जिन्होंने हम फ़ोन पे वो रो रहे थे, उनके घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है। बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं कुछ, सरकार कुछ देती नहीं और वो काम कुछ कर भी नहीं सकते, और उम्र का वो स्टेज उन्होंने क्रॉस किया है कि जहाँ अब काम करने की पोजीशन में नहीं
नहीं है, सही बात है। तो अब जहां तक ऑडिट की बात आती है, देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अगर डिपार्टमेंट में सही माने में ऑडिट जिसको कहते हैं ऑडिट हो, तो मेरे ख्याल से ये जो छोटे मोटे मसले हैं ये खुद ब खुद हल हो जाएंगे। क्योंकि जब मरकजी सरकार के पास एक ऑडिट रिपोर्ट जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि किस महकमे पर कितना बजट का एक्सपेंडिचर हुआ है और किन जगहों पे हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक ऐसी रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें ये 61 या 66 हजार जो लोग हैं वो खुद ब खुद सामने आ जाएंगे कि हाँ भाई ये बेचारे काम कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, उनको ये ख्याल नहीं रहता कि 6 साल 8 साल के बाद उनको रिटायर होना है और रिटायर होने के बाद उन्हें कोई सलाम करने वाला भी सड़क के ऊपर नहीं मिलता। कई जगह पर जो बड़े ऑफिसर्स हैं बैठे हुए हैं या कुछ ऐसे क्लर्क साहिबान बैठे हुए हैं जो दूसरों की जिंदगियां अजीर्ण करके अपनी खुशी तो 10 दिन की ढूंढते हैं, लेकिन अपनी आखिरत और दुनिया को तबाह कर देते हैं दूसरों का घर बर्बाद करके। कुछ फोटोग्राफ्स आ गए सोशल मीडिया पर जिस पर आपने देखा होगा, कुछ एक बच्ची ने बैनर हाथ में लिया हुआ था, आपको याद होगा अच्छी तरह से, उसने कहा था कि मैं नहीं पढ़ सकती हूं क्योंकि मैं फलां कैजुअल लेबर की बेटी हूं, फलां महकमे के अंदर हूं। पीएचई की बात करते हैं तो जब पानी आ जाता है, सैलाब आ जाता है, बर्फ जम जाती है, पाइपें फट जाती हैं, रात दिन ये लोग पहाड़ों के अंदर, नदी नालों के अंदर पाइपों को जोड़ रहे होते हैं और आखिर काम करने वाला कौन है? कैजुअल लेबर है। इस बेचारे की कोई वेज नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये अपने आप को मुलाजिम कहता है इस उम्मीद पर कि शायद आने वाला काल इसके लिए बेहतर होगा। आपको नहीं लगता कि बदअमनी की बड़ी एक वजह यहाँ पर यह भी हो सकती है? बिल्कुल, जहाँ तक आपने इस बात को छेड़ा है ये बिल्कुल सही, 100% बात सही है। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर इनको, मैं नहीं समझता मतलब इनकी क्या मजबूरियां रही है इन बेचारों की ज़िंदगी तबाह करने में, इनकी क्या मजबूरियां रही ये तो वही लोग जानते हैं। खासकर मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करता हूँ, हो सकता किसी को बुरा भी लगे, लेकिन अब चूँकि इनकी ज़िंदगी जो है जीर्ण बन गई है, इनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं। आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले हमें भी रिपोर्ट्स मिले थे कि कुछ ऐसे लोग थे, 1-2 आरजी मुलाजिम थे, खुदकशी की, बिल्कुल। और आप यकीन कर लीजिए ये आज डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। काफी मैंने देखे हैं, काफी लोग मैंने देखे हैं जो बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि हर एक उनकी जो फैमिली है, उनकी जो रिलेशन है, उनकी जो फ्रेंडशिप है, हर एक को पता है कि भाई ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ये गवर्नमेंट सर्विस करता है, लेकिन असल में वो क्या है, उसको वो खाने के लाले पड़े हैं, उसके घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है। तो ये सब चीज़ों को मेरे ख्याल से, चूँकि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है या इनकी जो इंतज़ामिया है, नई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, तो मेरे ख्याल से मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि पहली प्रायोरिटी में एटलीस्ट ये जो आरजी मुलाजमीन है इनका जो मसला है हल करें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ, और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं मिस्टर अत्तर मुजफ्फर ऋषि साहब जो इजैक के वाइस प्रेसिडेंट हैं JNK के लिए, और साथ साथ अगर हम फिशरीज डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इनके एम्प्लॉइज यूनियन के ये प्रेसिडेंट हैं JNK के लिए। दोबारा मिलते हैं इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका KTV उर्दू कश्मीर में। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी, और हम बात कर रहे हैं मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से। हमने कैजुअल लेबर्स के हवाले से बात की और सरकार तक ये बात पहुंचाने की मुजफ्फर साहब ने कोशिश की कि इनके जो जेन्युइन मामलात हैं इनको देखा जाए, और जो ये खुदकशियों के रुझान बढ़ रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, हो सकता है कि सरकार के कानों तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे और इस की तरफ सरकार की तवज्जो जाए और एक हमदर्दाना पॉलिसी लेकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो हैं वो इस सिलसिले में आ गए हैं। मुजफ्फर साहब, मेरा एक ध्यान गया कि जब हम कुल मिलाकर के बात करते हैं मुलाजमीन की, तो 2.5 दिन का आप लोगों का जो पे डिस्पैरिटी का मामला है, ये क्या मामला है और उसको लेकर के आप लोगों का शोर शराबा क्यों होता है? देखिए, 2.5 डेज का जहाँ तक आपने बात छेड़ी, 2.5 डेज हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट में ये एक बड़ा, ये जेन्युइन इशू है जी, ये जेन्युइन इशू है। क्योंकि आप देख लीजिए, हमारा जो मुलाजिम है वो फिश फार्म में काम करता है, हैचरीज में काम करता है, ट्राउट बीट्स में ड्यूटी देता है, फीड मिल्स में ड्यूटी देता है। तो कहने का मतलब ये है, राउंड द क्लॉक जो फिशरीज का मुलाजिम है उसको ड्यूटी देनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास लाइव स्टॉक है और मामूली गलती हो जाए तो सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो आप देख लीजिए
कई कबार क्या इनको रात के वक्त भी उठना पड़ता है, रेसवेज में जाना पड़ता है, रेसवे में देखना पड़ता है कि कहीं जो इनलेट है, इनलेट ब्लॉक तो नहीं हो गया, पानी का जो फ्लो है वो सही है कि नहीं है, कहीं मॉर्टलिटी तो नहीं है। तो हो गया एक हिसाब से। दूसरे हिसाब से अगर आप देख लीजिए, अगर किसी मुलाजिम की तब्दीली होती है, नहीं जी आपको ट्राउट बीट में भेजते हैं या आपको फील्ड में भेजते हैं, उनका जो आर्डर होता है, आर्डर के नीचे ये लिखा होता है कि भाई आपको हेडक्वार्टर मेंटेन करना पड़ता है। तो हेडक्वार्टर मेंटेन करने का मतलब क्या है? हेडक्वार्टर मेंटेन करने का मतलब है अगर मेरे किसी मुलाजिम की ड्यूटी फील्ड क्या कहते हैं फील्ड में लगाई गई है या ट्राउट बीट में लगाई गई है, तो उसका जो नजदीक की हेडक्वार्टर होता है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो हेडक्वार्टर मेंटेन करने का मकसद ये है कि वो जो मेरा मुलाजिम है उसको रात भर हेडक्वार्टर में बैठना है। सही बात है। क्योंकि कई बार क्या अक्सर आजकल ऐसा होता है, जो इलीगल एक्सट्रैक्शन होती है वो भी रात के वक्त होती है। सही है। जो इलीगल फिशिंग होती है वो भी रात के वक्त ही होती है। सही है। तो आप मुझे बताइए, इन्होंने जो 2.5 डेज सरकार ने बहुत सारे महकमों को दिए हैं, जैसे PHE है, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल है, हेल्थ सर्विसेज है, पुलिस है, उनको ये जो 2.5 दिन की बात कर रहे थे उनकी वो उसकी सहूलियत दी है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, आप देख लीजिए मेरा मुलाजिम जब किसी ट्राउट बीट में होता है, ट्राउट बीट में वो ट्राउट सीड डालने से लेकर एंगलिंग तक वो इसके बिल्कुल 24 घंटा निगरानी करता रहता है। सही बात है। तो उसका जो फिर फायदा ये रहता है हमारे लिए, एक छोटा मुलाजिम काम करता है, राउंड द क्लॉक काम करता है, वो ट्राउट बीट ऐसा तैयार करता है कि ये जो बैरून मुल्क से एंगलर्स आते हैं, अंदरून मुल्क से एंगलर्स आते हैं या बैरून मुल्क से जो एंगलर्स आते हैं, ये कोशिश रहती है इस मुलाजिम की कि एक स्पेशल ट्राउट जो स्पॉट हो इस एंगलर के लिए अवेलेबल रहे। लेकिन बदकिस्मती की बात है 24 घंटा मेरा मुलाजिम ड्यूटी देकर भी ये जो 2.5 दिन इनको मिलने चाहिए थे, बिल्कुल ये जेन्युइन मसला है। इसके लिए फिर हमने क्या किया? इसके लिए फिर हमने जब PDP और BJP की सरकार थी उस टाइम पे हमने एक काम किया, वहाँ पे उस टाइम गनी कोहली साहब मेरे ख्याल से इस फिशरीज के मंत्री थे। तो कोहली साहब को जब हमने समझाया कि ऐसे ऐसे मसला है, कोहली साहब ने फिर क्या किया, उन्होंने अपने सेक्रेटरी, मुझे नाम याद है उनका, फरीद कोहली साहब को स्पेशली हमारी इस फाइल पे डिप्यूट कर दिया कि आप देख लीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर चूंकि कोलेशन टूटने के बाद जब गवर्नर सरकार यहाँ पे आई तो उसमें हमारे एडवाइजर साहब खुर्शीद अहमद गनाई साहब थे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो हमने बहुत बार उनसे जो है रिप्रेजेंटेशन की और उनको समझाया कि ऐसे ऐसे मसला है। तो हम उनके बड़े मशकूर हैं, उन्होंने हमारी जो फाइल है वो बनाई, फाइल बना के उन्होंने थोड़ी सी हल्की सी जो हमारे चूँकि उस टाइम के जो डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने चूँकि जो काडर था, जो काडर वहाँ पे भेजना था कि हमारे डिपार्टमेंट में कौन सा कैडर स्टार्टिंग कैडर से ऊपर कैडर तक कौन सा मुलाजिम किस कैडर में आता है जो 24 आवर्स ड्यूटी देता है। लेकिन बदकिस्मती से उस टाइम पे हमारा जो डायरेक्टर साहब थे वो अब रिटायर हो चुके हैं, उनका नेगेटिव रेस्पॉन्स आया। दैट इज़ वाई एक क्वायरी उठी, जेन्युइन क्वायरी उठी, एडवाइज़र साहब ने क्वायरी उठाई और चिट्ठी वापस लिखी हमारे उस वक्त के डायरेक्टर साहब से कि आप भाई मुझे खाली वो लोग दे दीजिए, चाहे फिशरीज गार्ड से लेकर इंस्पेक्टर तक आपके जो गार्डर के लोग आते हैं, मुलाजिम आते हैं, मुझे खाली उनका भेज दीजिए, क्योंकि मुझे जो बर्डन है, जो बोझ है वो कम हो जाएगा, सो दैट मैं इस फाइल को कर सकूं। लेकिन ये बदकिस्मती रही उस दिन की, हमारा जो डायरेक्टर साहब है उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं किया। चूंकि मुजफ्फर साहब ने अपने डायरेक्टर की बात की तो होना ऐसा चाहिए था, चूंकि जो आपका ये महकमा है इसके साथ बहुत सारे हज़ारों लोग आप चूँकि फिश फार्म्स जो हैं उन्होंने डालने शुरू कर दिए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए इसे एक बड़ा वसीला माना जाता था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कोई KS काडर का या IAS काडर का बंदा हो, जो HOD हो आपके डिपार्टमेंट का हो, जो सही मानों में आपकी बातों को आगे जाके फॉरवर्ड कर सके।
जब आप किसी ऐसे बंदे को लाते हैं जिसको आप महकमे के अंदर रखते हैं और उसके बाद उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो इसकी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं करेगा, लेकिन वो अपने वाइट कॉलर की हिफाजत के साथ साथ कुछ लोगों को आपके रेस्ट हाउसेस पे, गेस्ट हाउसेस पे ला करके ट्राउट मछलियाँ खिलाते हैं और उसके बाद गुड बाय कर देते हैं और अपने लिए एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। जो बीच में मुलाजिम दिन रात काम करता है, जो आपके मामलात हैं जिनको हल किया जाना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं लगता कि वाजवान की सबसे बड़ी मंडी जो है वो फिशरीज डिपार्टमेंट को बना करके रखा हुआ अफसरान है? देखिए, बिलाशुबा ये बात अफसरों को बुरा लग सकती है, बुरा लगे, लेकिन कम से कम ये बात कहने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए कि जो हकीकत है आम आदमी की पहुंच ही नहीं है ट्राउट तक, अफसरान ऊपर से ही अपनी मलाई उठा करके चले जाते हैं। देखिए, जहाँ तक आपने HOD की बात की है, अभी तक ऐसा आया है कि जो हमारा टेक्निकल ग्रेड है जिस पे हमने बात नहीं की अभी, टेक्निकल ग्रेड की बुनियाद पर, क्योंकि सरकार हमारे डिपार्टमेंट को टेक्निकल डिपार्टमेंट मानती है। बिल्कुल है भी। जी, तो टेक्निकल डिपार्टमेंट का जो फ़ायदा होता है वो फिलहाल जो है हमारे जो डायरेक्टर साहब बनते हैं डिपार्टमेंट से उनको मिलता है। एग्जैक्टली। तो लेकिन उनको वो फ़ायदा मिलता है जब वो जॉइंट डायरेक्टर साहब होते हैं, फिर सीनियर जॉइंट डायरेक्टर साहब बनते हैं और इस रेस में होते हैं कि मुझे डायरेक्टर बनना है। तो ये प्लस पॉइंट जाता है उनके लिए कि हमारे डिपार्टमेंट से ही डायरेक्टर आता है। तो अब जहाँ तक आप देख लीजिए KS ऑफिसर या IAS ऑफिसर की आपने बात छेड़ी कि डायरेक्टर होना चाहिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। देखिए, अगर महकमे के अंदर से कोई निकलता है और बाशऊर और बावफा है अपने रोजी रोटी के तई, जिस जीरो से उठ करके वो डायरेक्टर की कुर्सी तक पहुंचा, तब वो सही मानों में उनकी रहनुमाई करेगा, लेकिन नहीं कर रहा है, इसीलिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात आई। देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूं, अगर हमारा जो HOD है वो हमारे डिपार्टमेंट से ही आता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं। आप देख लीजिए, ये डायरेक्ट HOD जो डिपार्टमेंट का होता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये घर का मुखिया होता है। बिल्कुल सही बात है, घर के मुखिया के मानंद होता है। तो इनको चाहिए कि घर में जो फैमिली मेंबर्स है उनको देखिए कि कहीं पे कोई परेशानी तो नहीं है। सही है। हमारी जो ऑल J&K फिशरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन या एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी को काफ़ी ऐसी कंप्लेंटें मिली है या काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस मिली है मुलाजिमों की तरफ से कि भाई आप कोशिश कीजिए अपने डिपार्टमेंट के लिए KS ऑफिसर या IAS ऑफिसर डायरेक्टर लाने के लिए, लेकिन उसके लिए हम अभी देख रहे हैं। देखिए, अगर हमारे डिपार्टमेंट से एक टेक्निकल डायरेक्टर आता है, दैट मीन्स मेरे मुलाजिम को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उस पर रहेगी। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उस पर है कि मेरे, जो कि ये तो मेरे डिपार्टमेंट से ही डायरेक्टर बना है और मेरे छोटे मुलाजिम के मसले के जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है। तो हमारी कोशिश फिलहाल अभी ये है, हम कुछ महीने देखेंगे कि अगर वाकई जो हमारे कुछ जेन्युइन इश्यूज है डिपार्टमेंट के अंदर जो HOD की हद इख्तियार में आते हैं, अगर डिपार्टमेंट के मुलाजिमों को लगा कि हमारा जो खुद के डिपार्टमेंट से जो HOD बनता है ये हमारे लिए मौजून है, काम कर रहा है, तो हम उस पर लबैक करेंगे। सही। अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ, अगर खुदा न खास्ता हमारे मुलाजिमों को ये लगा कि हमारे जो डिपार्टमेंट से HOD बन के आता है वो सही मायनों में मुलाजिमों का काम नहीं करता है या मुलाजिमों के लिए भलाई के लिए काम नहीं करता, तो उसके लिए फिर हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर जब हम जैक की बात करते हैं तो जब ये एक अमलगम के अंदर आ जाता है तो ये भी फिर उसकी एक शाखा बन जाती है और ये मामलात इसी अंदाज में देखे जाते हैं। चूँकि अब वक्त का भी ये तकाजा है और वक्त बहुत ज़्यादा कैद कर देता है इंसान को, क्योंकि वक्त से ज़्यादा जब इंसान किसी चीज़ पे बोलता है, हालांकि इश्यूज़ आपके मुलाजमिन के इतने हैं कि जिन पे बहुत सारी बात करनी है। हमने कैजुअल लेबर्स की बात की, जब हम एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं उनके अपने मामलात हैं। चूँकि कोविड-19 चल रहा है इसलिए नाजरीन हम ज़्यादा इस वक्त गेस्ट्स को यहाँ पर नहीं ला रहे हैं। हालांकि मैंने पिछले दिनों मोहतरम असगर हसन सामुन साहब को यहाँ पर बुलाया तो यकीन आप करिए कि बड़ी दूरियाँ रख करके हमने बात की। हालांकि उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि कई मामलात पे बात खुल के हो सकी। कोशिश यही करेंगे कि आइंदा भी मुजफ्फर साहब को कभी दावत दें स्टूडियो में और आपके जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी यहाँ पर बुलाएं, ताकि जो दूसरे मामलात हैं उन पर भी बात हो सके। और साथ साथ चलते चलते आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा, हालांकि उसमें आप 2 मिनट ले सकते हैं। वो ये कि कुल मिला के मुझे बताइए कि अगर हम सिर्फ 10 साल पीछे चले जाएं रिवर्स, उसके बाद आज फिशरीज़ डिपार्टमेंट कहाँ है, आपके टोटल फार्म्स कितने हैं, प्रोडक्शन कितनी है, प्रॉफिट कितना आया और कितने
कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हुए? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, आप देख लीजिए, जहाँ पे भी आप टूरिस्ट स्पॉट देखेंगे वहाँ पे साइड में आप फिशरीज़ का भी डेफिनेटली देखेंगे। श्योर, हाँ। वहाँ पे चाहे फिशरीज़ फार्म हो, हैचरीज़ हो या कोई लॉज वगैरह हो। ओके। लेकिन आप बखूबी जानते हैं ये जो कल्चर पहले से आ रहा है। जैसे हमारे एक मोहतरम जान साहब, डॉक्टर निसार अहमद जान साहब डायरेक्टर रहे, जिन्होंने सही मानों में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को बनाया था और संवारा बिल्कुल संवारा था। तो आप देख लीजिए, अभी तक जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, मेरे ख्याल से पहले तो अल्लाह के रहम करम से और जो जान साहब ने बना के रखा है, अभी तक जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उसी रहम करम पे चलता है। मैं आपको वसाकत से साथ कहता हूँ, हमारे जो फिशरीज, आपने कहे कि कितने क्वार्टर्स है या कितने फार्मर्स वगैरह हैं, मैं आपसे एक बात बताता चलूँ कि हमारे जो फिशरीज के एसेट्स है वो बिल्कुल डाइंग है। मतलब बहुत सारी, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करता हूँ। अगर आप डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से तो आप जाते हैं पहलगाम जाते हैं। ओके। पहलगाम आप जाएंगे तो रास्ते में आपको यूनिट आएगा एक, वहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर भी है, वहाँ पे हमारे डिप्टी इंस्पेक्टर साहब बैठते हैं, मॉनिटरिंग के लिए लेदर को वो देखते हैं। ओके। उसके साइड में एक बिल्डिंग आती है, मेरे ख्याल से वो बहुत पहले की बिल्डिंग डॉक्टर निसार अहमद जान ने बनवाई है और इतनी मॉडर्न बिल्डिंग है कि मैं क्या कहूँ। अगर उस एसेट को बचाया जाए तो ऐसे एसेट्स हजारों की तादाद में फिशरीज डिपार्टमेंट में है, जिनको चाहिए खाली उनको रिपेयरमेंट चाहिए, वो एसेट्स जो है बिल्कुल बरोकार हम ला सकते हैं। लेकिन इसमें वही आता है, अगर आप कहीं पे लॉज रखते हैं, आपका लॉज कहीं पे है टूरिस्ट स्पॉट पे, अगर आप वाजवान तक, जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है ये किसी को बुरा भी लगे, लेकिन अगर आप वाजवान तक डिपार्टमेंट को रखेंगे, अगर आप प्रोटोकॉल तक डिपार्टमेंट को रखेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारा डिपार्टमेंट में तरक्की नहीं करेगा। अच्छा, मुझे ये बात बता दीजिए कि नौजवानों को अक्सर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया जाता है कि चूँकि ये इसी महकमे के अंदर आ जाता है, लाइफ स्टॉक में आता है, तो मुझे बताइए कि कितने एक ऐसे क्वालिफाइड बच्चे हैं जिन्होंने आपके महकमे से सीख लेकर के अभी तक अपने अपने इलाकों में कुछ फार्म्स शुरू किए हों? जी। उनको फ़वाइद मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? देखिए, इसमें जो अभी तक हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें आती थी जी, जैसे कोई बेरोजगार है उसको खाली वो क्या कहते हैं, अपनी ज़मीन के वो पेपर्स डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ते थे और तहसीलदार साहब से वो लिख के लाना पड़ता था कि नहीं जी अनएम्प्लॉयड यूथ है। ओके। उसके लिए जो हम क्या करते थे पहले, तो यूटी बनने से पहले 100% सब्सिडाइज्ड यूनिट आता था। जैसे वो तो जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर किसी ने अप्लाई किया था कि मुझे ट्राउट यूनिट डालना है कहीं पे, और हमारा टीम जाता था, फिजिबिलिटी देखता था कि हर एक चीज़ को वो बारीकी से देखकर उनको वो सैंक्शन करता था। तो सैंक्शन करने के बाद उसका जो भी ए टू जेड जो उसका खर्चा आता था वो हमारा डिपार्टमेंट मतलब बर्दाश्त करता था। उसमें हम वो बनाने के लिए भी पैसे देते थे, रेसिपी बनाने के लिए भी पैसे देते थे, सीड हम डिपार्टमेंट से देते थे, और जो फीड उनके लिए चाहिए थी फीड भी हम डिपार्टमेंट से देते थे। लेकिन आज की डेट में मैं आपको कहूँगा, आज की डेट में थोड़ा बहुत ये नीचे चला गया है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इस पे कैटेगरी बन गई है। इसमें अगर आज कोई अप्लाई करता है ट्राउट फार्म के लिए, तो उसको मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी में 40-60 मिलेगा। जैसे 40% हम देते हैं खर्चा, 60 उसको अपना खर्च करना पड़ता है। और अगर किसी कैटेगरी में आता है देन हमारा डिपार्टमेंट 60% खर्चा करता है और वो खुद को 40%। चलिए, हम अब नौजवानों के नफ़े नुकसान की बात नहीं करेंगे। आप देखते हैं कि चलिए वो उन्होंने 60 दिया, आपको लगता है कि कहीं उनको बेचारों को इतना खर्चा करने के बाद, अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने के बाद, अब पूरा दिन रात एक करने के बाद, जहाँ एक महकमा काम करता है वहाँ एक घर के कुछ लोग जुड़ के काम करते हैं, आपको लगता है कि बाद में उनके पास वो मार्केट है कि वो उसको अपने प्रोडक्ट को आगे दे? बहुत बढ़िया मार्केट है। मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारा फिशरीज महकमा है, इस जो जहाँ पे हमारे सेल सेंटर्स होते हैं, मेरे ख्याल से इतनी डिपार्टमेंट में अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट शुपियाँ की बात करता हूँ तो डिस्ट्रिक्ट शुपियाँ में कम पड़ जाता है। जो हमारे खुद की जो ट्राउट फार्म होती है वो कम बढ़ जाती है। कितनी प्रोडक्शन है आपकी? हमारी जो प्रोडक्शन देखिए, डिस्ट्रिक्ट शुपियाँ में जो है वहाँ पे
पानी तो है ही, ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके। लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट शोपियां की बात करते हैं, लेकिन उसमें मसला ये है वहाँ पे जो वेदर कंडीशन है, आप देख लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं फिलहाल सिर्फ आपसे ये पूछूंगा, जी जी जी, क्योंकि मैंने कहा था चलते चलते 2 मिनट, हम 5.5 मिनट को भी क्रॉस कर गए। मेरा सवाल है कि क्या इतना पैसा वहाँ से आ सकता है बेचने के बाद, आपका जो तैयार माल हो जाता है, जी जी, कि आप एक महकमे की सेहत को अच्छा रख सकें? बिल्कुल। देखिए, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बेटर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट तैयार करें लोगों के लिए। बेटर, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम बेटर मतलब सबसे बढ़िया जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हो वो हम लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक मुहैया रखें। लेकिन मैंने प्रोडक्शन की, जहाँ तक आपने बात की, मेरे ख्याल से हमारी प्रोडक्शन भी कभी कभार कम पड़ जाती है। जो कहने का मकसद ये है, जो प्राइवेट फार्मर्स है जिन्होंने स्कीमों से इस्तेफादा लिया है, वो काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। उनके जो ईयरली उनकी जो प्रोडक्शन है, मेरे ख्याल से वो 1.5 लाख 2 लाख के करीब उनका जो मार्जिन बनता है वो बनता है, क्योंकि उनकी डायरेक्ट होटलों के साथ वो रहता है, एग्रीमेंट रहता है, वो बिल्कुल वो उनका बहुत बढ़िया। अगर 1.5 लाख 2 लाख की बात करते हैं तो ये नॉर्मल सी बात है कि एक आदमी के पास अगर 1.5 लाख रुपए आता है तो इसका मतलब है कि उसको 10,000 रुपये मंथली मिल गए। जी जी जी। और अगर आज फिर जाकर के हम छोटे से काम के लिए भी देखें, मुलाजिम की भी बात करें, तो ये 12-14 हज़ार रुपये, 18,000 रुपये बन जाते हैं, 600 रुपये करके। तो इसके पास कैजुअल लेबर का पैसा भी नहीं आता। जी जी जी। तो इसका मतलब है कि कहीं पर ओवरहाल की ज़रूरत है। जी, वो तो है, लेकिन वो बड़े पैमाने पे करनी पड़ेगी ना। अगर कल की डेट में आपके महकमे को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, मैं एक मिसाल आपको कहता हूं, क्योंकि यहाँ पर रस्म चली है कि यहाँ पर अब एयरलाइंस तक को शायद अब प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, आपको लगता है कि आपका महकमा जी पाएगा, जिंदा रह पाएगा? मुश्किल है, मुश्किल है। मतलब इसमें डेडिकेशन की कमी है, या फिर इसमें यह लगता है आपको कि हम मार्केट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे? देखिए, एक तो इस पर डेडिकेशन की कमी है, दूसरे जो वो वाजवान बंद करने पड़ेंगे। वही तो बात है। तो चलिए नाजरीन, यही बात मैं इनसे सुनना चाहता था कि महकमों के अंदर रह कर के आला तरीन कुर्सियों ने न सिर्फ हर महकमे को अंदर से इतना जंग आलूद कर दिया कि सही मानों में जो लोगों को ज़मीन पे दिखता है वो नहीं है। जब आप अंदर झांक के देखेंगे तो हाल इंतहाई बुरा है। इन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस सरज़मीन के अंदर हम रह रहे हैं, जिसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, जो आबशारों की सरज़मीन है, जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये धीरे धीरे इतनी सुधर रही है कि शायद कल को पानी की बोतल जो आज हम अपने सामने लाते हैं, शादियों के अंदर नहीं लानी चाहिए थी। शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि आप एक प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर के आ रहे हैं, नहीं होना चाहिए था। होना ये चाहिए था कि इस सरज़मीन को अल्लाह ताला ने इतना ज़रख़ैज़ बनाया था कि हम इसका फ़ायदा उठा सकें। अब चूँकि अल्लाह ताला ने ये रोज़गार के कुछ वसाइल जोड़ के रखे हैं अलग अलग महकमों के, जैसा कि अभी मुज़फ़्फ़र ऋषि साहब ने बताया कि इस महकमे से वाजवान सिस्टम को ख़त्म करना होगा और उसके बाद इसको नई जोहद देने के लिए सरकार को न सिर्फ इंटरेस्ट लेना होगा, एक बड़ी पॉलिसी के साथ आगे आना होगा, और ख़ासकर जो कैजुअल मुलाजमिन की हमने बात की उनके मसाइल को भी हल करना होगा। और 2.5 दिन के हवाले से जो बात हुई, HODs की जो बात हुई, अल्लाह ताला करे कि सारे मामलात हल हो जाएँ और दूसरी मरतबा जब मुज़फ़्फ़र साहब यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ तो बिल्कुल हाल बदला हो और ऐसा लगे हमें कि सही मानों में हवा में कुछ बदलाव आया है, ये सफोकेशन ख़त्म हो जाए। मुज़फ़्फ़र साहब यहाँ तक आने के लिए और हमारे नाज़रीन के सामने अपने मामलात रखने के लिए और सरकार के बीच कुछ जो शिकायत हैं उनके हवाले के से जो आपने बात की, उम्मीद करते हैं कि उन पर हमदर्द गौर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।